आपने ई कॉमर्स की दुनिया भी देखी है, वेबसाइट डेवलपमेंट वाली दुनिया भी देखी है, और आपने जब ये इंडस्ट्री को चूज किया तब शायद इनिशियल स्टेज था उनका, तो आपको ज्यादा एक्सपीरियंस है कि फिजिकल ब्रांडिंग में तो वो कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज रील्स थ्रू दिखाई जाती है या फिर वीडियो मार्केटिंग होता है। बट इन टेक्नोलॉजी थिंग्स कैन बी ऑल्टर्ड। जो ट्रस्ट है वो ट्रस्ट लोगों को तब आता है जब वो फिजिकल प्रेजेंस देखता है। कई बार क्या होता है कि एग्जीबिटर्स बहुत सारे होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन कंपनी भी बहुत सारी होती है, तो आपका क्या सजेशन है कि किसी एक कंपनी से जुड़ा रहना चाहिए, या फिर अगर कहीं पे हमने स्टॉल की डेट फिक्स की है और हमारा स्टॉल नंबर भी आ गया है, तो आपको कितने दिन पहले अप्रोच करना चाहिए कि आप जब भी एक्सपो विजिट करते हैं तो उनका जो लेआउट और इतना डोमिनेटिंग और लुक में इतना अच्छा होता है, तो लगता है कि इसके पीछे पैसे भी इतने लगाए होंगे, तो क्या उनके प्री डिफाइंड मॉड्यूल्स आप पहले से बना के रखते हो कि जो उनको ऑनगोइंगली हर एक एक्सपो में काम आए, या फिर हर बार नया पैकेज ही बना के देना पड़ता है? हमारे में से ऐसे बहुत सारे बिजनेस पर्सन हैं जो अपना फर्स्ट टाइम बिजनेस एक्सपो और ट्रेड शो प्लान कर रहे होंगे, और समवन ऑफ अस इज प्लानिंग फॉर इंटरनेशनल एग्जीबिशन. Namaste and welcome. This is Raj from Radical Descartes, your process automation strategist. Today we have a special guest, Director of Approach Media Private Limited, Mr. Tapan Yaknik here. They are into exhibition stall making and branding. आज हम उनके पास से जानेंगे how to get best out of your exhibition. Let's start the conversation. So hello Tapan, welcome back to our show, Radical Talk Show. हाय राज। सो तपन, मुझे आप बताओ कि आपने जैसे मुझे पर्सनली बताया था कि आपको शायद 20 साल का एक्सपीरियंस है ये इंडस्ट्री में, कि ब्रांडिंग, मार्केटिंग एंड एग्जीबिशंस में, तो मुझे आपकी जर्नी बताओ कि आप बाय क्वालिफिकेशन क्या किया है और ये इंडस्ट्री में आप कैसे आए? देखिए, बाय क्वालिफिकेशन आई एम एन इंजीनियर. आई हैव कंप्लीटेड माय इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग. लेकिन व्हेन आई हैव जस्ट कंप्लीटेड दिस, इट वाज अ टाइम वेयर आईटी और इंजीनियरिंग ये दोनों के बीच में एक ब्रिज की ज़रूरत थी. इट वाज सिंस 20 years अगो, सो आई कैन से करीबन 2002-2003 की ये बात है. तो उस वक्त फिर हमने ये शुरू किया कि मार्केट को ज़रूरत है जो बंदा इंजीनियरिंग को भी जानता है, जो बंदा आईटी को भी जानता है, एंड फ्रॉम दैट हम लोगों ने एक ब्रिज कनेक्ट किया. ई कॉमर्स बेस का भी मेरा थोड़ा बहुत एजुकेशन था साथ में, तो उसको कनेक्ट करके हमने इनिशियल स्टेज पे एक आईटी की कंपनी शुरू की, एंड वी वर इनिशियली इन वेब डिज़ाइनिंग. और उसमें हमारा पूरा जो ग्रिप था दैट वाज अ कंप्लीट कंसेप्चुअल बेस, हमारा बहुत ही पावरफुल था. ओके. तो जो इंजीनियरिंग की टीम जो सोचती थी उसको हम एग्जैक्टली कन्वर्ट कर पाते थे इन ऑन अ टेक्निकल प्लेटफॉर्म. तो वहाँ से हमारी जर्नी शुरू हुई. फिर हमने अलग अलग ब्रांडिंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर उसी स्किल को एनहांस किया. जैसे आप समझ सकते हैं, ग्राफिकल सॉल्यूशंस हैं, फिर प्रेजेंटेशंस हैं, वीडियोस हैं. तो हर एक जगह पे स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि हम इमेजिनेशन को क्रिएशन में कन्वर्ट कर सकते थे, राइट. दैट इज़ द स्पेशलिटी वी हैव. तो उसको ध्यान में रख के आई कैन से कि हमने बहुत ही अच्छा एक बेस क्रिएट किया, और उसको फिर 2005 ऑनवर्ड्स हमने एग्जीबिशन फील्ड में भी अप्लाई किया. ओके. एंड सिंस देन इट्स नो लुक बैक. और धीरे धीरे करके हम पहले अहमदाबाद से शुरू करके मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर करते करते आज हम पूरे दुनिया में से, यूरोप में भी, चाइना में भी और गल्फ रीजन में भी हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. ओके, थैंक यू सो मच सपन, आपने डिटेल में अपनी जर्नी बताई. बट मुझे आपके लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये है अभी कि लाइक आपने ई कॉमर्स की दुनिया भी देखी है, वेबसाइट डेवलपमेंट वाली दुनिया भी देखी है, और आपने जब ये इंडस्ट्री को चूज किया तब शायद बहुत मतलब इनिशियल स्टेज था उनका, तो आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस है कि फिजिकल ब्रांडिंग में ये एग्जीबिशन जो अभी चल रहा है तो वो कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं आज सारी चीज़ें रील्स थ्रू दिखाई जाती है या फिर वीडियो मार्केटिंग होता है, तो ये फिजिकल ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट कितना ज़रूरी है, आप थोड़ा डिटेल में समझा पाओगे इसको? फिजिकल ब्रांडिंग जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी इसलिए है क्योंकि
हम सब जानते हैं रील्स चलते हैं, बहुत कुछ चलता है, बट इन टेक्नोलॉजी थिंग्स कैन बी ऑल्टर्ड। जो ट्रस्ट है वो ट्रस्ट लोगों को तब आता है जब वो फिजिकल प्रेजेंस देखते हैं। एंड एग्जीबिशन और एक्सपो का जो एंटायर मार्केट है वो कैसा है कि एक फेयर है, वो कंसेप्ट पूरा ऐसा है कि जहाँ एक पर्टिकुलर सेगमेंट से जुड़े हुए लोग, जैसे प्लास्टिक इंडस्ट्री ले लीजिए, या यू कैन चूज टेक्सटाइल इंडस्ट्री, यू कैन चूज रियल एस्टेट, तो वहाँ उसी सेगमेंट से जुड़े हुए बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं। दे जस्ट गैदर दैट, दे एक दूसरे से वो कम्युनिकेशन करते हैं, उनका एक पूरा वहाँ पर नॉलेज शेयरिंग होता है, और उससे जो ट्रस्ट बिल्टअप होता है, वहाँ जब वो फिजिकल प्रेजेंस होता है, वहाँ जब आपकी ब्रांड उनके सामने विजुलाइज होती है, तो दैट क्रिएट्स अ रियल ट्रस्ट, रियल इम्पैक्ट। और उसकी वजह से ही आप अगर देखेंगे तो आफ्टर कोविड ये पूरी इंडस्ट्री, शायद आप किसी को भी पूछेंगे तो इंडस्ट्री में कोई ना कोई किसी एक्सपो में विजिट कर रहा होगा। सो दैट इज द रीजन इट इज ग्रोइंग लाइक अ रॉकेट। Okay. So first of all, I would like to congratulate you for being first top 10 exhibitor from Gujarat. So मुझे आप ये बताओ कि आपकी जर्नी में मतलब इंडिया जो है और उसमें भी पर्टिकुलर गुजरात बहुत प्राइस सेंसिटिव मार्केट है, तो आप थोड़ा कॉस्टिंग रिलेटेड बताओ कि अगर किसी को फर्स्ट टाइम एग्जीबिशन करना है तो कितना बजट माइंड में रखना चाहिए उस टाइम पे, और इसका आरओआई आप कैसे कैलकुलेट करते हो? क्योंकि जब ब्रांडिंग की बात आती है तो कहीं ना कहीं हमारे माइंड में ऐसा होता है कि ये पूरा एक्सपेंसिव है, बट आप अपनी जर्नी से शायद आपने देखा होगा कि कितना लोगों का मतलब बेनिफिट हुआ है इसमें, तो थोड़ा एक एग्जांपल के साथ शेयर कीजिए आप। देखिए, ये जो आपका क्वेश्चन है उसको आंसर करने के लिए मुझे थोड़ा एग्जीबिशन फील्ड को एलोबरेट करना पड़ेगा कि स्टॉल्स क्या होते हैं। एज एन एग्जाम्पल, आपका कौन सा सेगमेंट है उसके बेस पर आपको स्टॉल चूज करना चाहिए। इवन एक्सपो भी कौन सा है ये चूज करना चाहिए, बिकॉज एक ही सेगमेंट में बहुत से एक्सपोज होते हैं, लेकिन आपका एग्जैक्ट मार्केट कौन सा है। सो आर यू टारगेटिंग अ लोकल मार्केट और आर यू टारगेटिंग सम इंटरनेशनल और एक्सपोर्ट मार्केट, उसको ध्यान में रखकर आपको ये चूज करना है कि आप कौन से एक्सपो में जाना चाहते हैं। दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, उस एक्सपो में कितना फुटफॉल आता है उसके प्रीवियस डेटा को आपको थोड़ा एनालाइज करना है, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर फिक्सिंग योर बजट कि कितने लोग आते हैं। अगर आपका लोकल सेगमेंट है और लोकल मार्केट है तो उस हिसाब से फुटफॉल रहेगा, इंटरनेशनल है तो उस हिसाब से आप जिस जोन को फोकस करने जा रहे हैं वहाँ का कितना फुटफॉल है, दैट यू कैन चेक। द डेटाज आर ऑलवेज अवेलेबल ऑन द नेट, और जो ऑर्गेनाइजर होंगे वो भी वो डेटा प्रमोट करते रहते हैं, सो यू कैन गेट दैट आइडिया। ओके। थर्ड थिंग, एग्जीबिशन स्टॉल के अंदर आप क्या साइज लेना चाहते हैं, कौन सी साइज का स्टॉल बुक करना प्रेफरेबल है। इनिशियली आप मिनिमल साइज से भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन अगेन आपकी इंडस्ट्री कौन सी है उसके ऊपर ही डिपेंडेंट है। ओके। इफ इट इज जनरल स्मॉल प्रोडक्ट इंडस्ट्री तो आप छोटा स्टॉल लीजिए। इफ यू आर इन अ मशीनरी, आप मशीनरी मैन्युफैक्चरर है, तो यू कैन गो विद द बिग स्टॉल्स। अगर आपकी प्रोडक्ट ऐसी है जैसे ज्वेलरी हो गई, या यू आर इन अ रियल एस्टेट, या यू आर इन अ सिरामिक, इन दैट केस ऑल्सो यू नीड सम बिग स्टॉल्स। तो इंडस्ट्री स्पेसिफिक भी ये रहेगा कि आपको किस स्टॉल साइज से शुरू करना चाहिए, लेकिन ऑन एंड एवरेज 18 स्क्वायर मीटर स्टॉल इज अ यूनिक साइज जहां पर आप एक एप्रोप्रिएट प्रेजेंटेशन से शुरू कर सकते हैं। और जनरली 6 मीटर बाय 3 मीटर का स्टॉल रहता है, दैट इज प्रेफरेबल। और ये जब आप बुक करते हैं तो आपको आरओआई की बात आपने मुझे पूछी थी, तो एग्जीबिशन इज ऑल अबाउट ब्रांडिंग, राइट। और ब्रांडिंग का आरओआई जो है वो हमेशा आपको आपकी प्रोडक्ट की वैल्यू अपग्रेडेशन से मिलेगा। ओके। वो सेल पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप सोच कर जाएंगे तो शायद आपको उसमें इनिशियली निराशा हो सकती है, लेकिन द थिंग इज व्हेन यू आर थिंकिंग अबाउट ब्रॉडर प्रोस्पेक्टिव, तो ये समझ सकते हैं आपकी बहुत ही बेनिफिशियल रहता है ये। और कई बार मैंने हमारे जो क्लाइंट्स हैं उनके रिस्पॉन्सेस जो उनको मिले हैं वो देखा है
कि एक एग्जीबिशन में पार्ट लेने के 1.5-2 साल बाद दे गॉट अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी, बहुत बड़ा उनको रिस्पॉन्स मिला। और दूसरा एक सेगमेंट ये रहता है कि कई बड़े प्लेयर्स जो रहते हैं वो आपकी कंसिस्टेंसी देखते हैं कि आप कितने कंसिस्टेंट पार्टिसिपेंट हो, ओके। ताकि उनका ट्रस्ट आप पे बिल्ड होता है। वो ये जानना चाहते हैं कि आप मार्केट में खड़े हो। तो आप जब भी प्लान करें तो हमेशा एग्जीबिशन में लॉन्ग टर्म पार्टिसिपेशन को प्लान करें, दैट विल बी बेनिफिशियल। और लोग आपको रेगुलर देखेंगे तो फिर आपसे जुड़ना शुरू करेंगे। ओके। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने जैसे बताया तो कई बार क्या होता है कि एग्जीबिटर्स बहुत सारे होते हैं, मतलब ऑर्गेनाइजेशन कंपनी भी बहुत सारी होती है। तो आपका क्या सजेशन है कि किसी एक कंपनी से जुड़ा रहना चाहिए, या फिर एक साल में अगर 2-3 एग्जीबिटर्स को आप मिलते हो और वहाँ पे आपका स्टॉल लगाते हो, तो आपको हर बार ये चेंज करके देखना चाहिए कि कहाँ पे ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, या मतलब क्या है? तो उसमें आपका क्या सजेशन है? देखिए, आपके सवाल में ही मेरा जवाब छुपा हुआ है। द थिंग इज, आपको डेफिनेटली इनिशियल लेवल पर ये ट्राई करना ही चाहिए, अलग अलग एग्जीबिटर्स के साथ जाने का, अलग अलग ऑर्गेनाइजर्स के साथ जाने का। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली व्हाट हैपन व्हेन यू आर गोइंग टू मीट डिफरेंट अरेना, अलग अलग एरिया के लोगों से आप मिलेंगे। हर एक ऑर्गेनाइजर का एक अलग क्लस्टर होता है, सो यू कैन गेट बेनिफिट ऑफ दैट क्लस्टर ऑल्सो जब आप अलग अलग ऑर्गेनाइजर से पार्टिसिपेशन में मिलेंगे। हाँ, लेकिन ये भी ज़रूरी है कि यू शुड अंडरस्टैंड कि वो ऑर्गेनाइजर जो है वो कितना अप्रोप्रिएट वे में एग्जीक्यूशंस दे रहा है। तो उसका ज़रा पास्ट एक्सपीरियंस भी आप चेक कर लीजिए, क्योंकि अभी फील्ड में बहुत से नए भी प्लेयर्स आए हैं। तो आपको थोड़ा उनका जो सेटअप है, उनके सिस्टम है, उसको भी थोड़ा एक बार जज करके ये डिसीजन लेना चाहिए। गलत नहीं है कि आप अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में जाए, लेकिन कुछ प्रूवन एक्सपोज है, जैसे कि एस रिफ्लेक्ट है, फार्मा में CPHI है। तो दिस आर द एक्सपोज के जो मल्टीपल जगह पे बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट करते हैं, तो आप उनका भी बेनिफिट ले सकते हैं, दैट इज ऑल्सो बेनिफिशियल। अगर आप अलग अलग रीजन में अपने आप को एक्सपांड करना चाहते हैं, तो ऐसे प्रूवन एक्सपो ऑर्गेनाइजर का भी बेनिफिट यू कैन टेक। ओके, दैट्स ग्रेट। मुझे ये जानना है कि आप जो ये एक्सपो की बात कर रहे हो, तो उसमें आप कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करते हो? थोड़ा वो डिटेल में बताओगे कि मतलब स्टॉल डिजाइनिंग से लेके, मतलब इलेक्ट्रिकल सप्लाई से लेके, मतलब क्या क्या आप प्रोवाइड कर सकते हो उसमें? मेरी जो कंपनी प्रोफाइल है उसमें हम लोगों ने ऐसा लिखा हुआ है कि वी आर अ 360 डिग्री सोल्यूशन प्रोवाइडर फॉर एग्जीबिशन। ओके। सो इन एक्सपो आप सिर्फ एक थॉट लेकर आइए, और आपने जो बुक किया है वो स्टॉल हमें बता दीजिए कि मेरा स्टॉल साइज ये है, दिस इज द लेआउट ऑफ माय स्टॉल, द बेसिक जो आपको ऑर्गेनाइजर ने दिया हुआ है। उसके बाद हम वो पूरा का पूरा उसको हम 3D में पूरा प्रिपेयर करते हैं आफ्टर गेटिंग योर इनपुट्स। हम आपके साथ पहले जो भी हमारे साथ बुकिंग करने आते हैं उनके साथ हम पूरा एक थॉट प्रोसेस करके, एक ब्रेनस्टॉर्मिंग करके हम एक पूरा इमेजिनेशन उनका बाहर निकालते हैं। उनको किन क्लाइंट को कैटर करना है, उनको क्या वहां पर एक्चुअली सेल करना है, या वहां पर क्या इमेज प्रोड्यूस करना है, उसको ध्यान में रखते हुए हम उस चीज को पूरा 3D में क्रिएट करते हैं। एंड इन 3D एग्जैक्टली जो वहां पर एग्जीक्यूट होगा वही चीज सेटअप होती है, और वहां से विजुअलाइजेशन क्लियर हो जाता है, और वही चीज फिर हम ऑन साइट एग्जीक्यूट भी करके देते हैं। इट इज नॉट ओनली अबाउट डिजाइनिंग, पर उसका पूरा एग्जीक्यूशन सेटअप साथ में। वहां पर आपको इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स चाहिए, जैसे टीवी हो गया, LED बॉल्स हो गई। इन टेक्नोलॉजी पार्ट अगर हम कहें तो AR VR हो गया। सो ऑल द टेक्निकल सपोर्ट, ऑल द टेक्नोलॉजी सपोर्ट, एज वेल एज सम टाइम मैन पावर सपोर्ट। कई बार कुछ फील्ड ऐसे होते हैं जिसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन पावर चाहिए, या कुछ गिमिक चाहिए, जैसे कुछ गेम जो कीज चाहिए, फिर रिसेप्शन पे बैठने वाले लोग चाहिए। तो ये सब हमने सिरामिक का एक एक्सपो था, तो उसमें दे नीड सम इंटरनेशनल आर्टिस्ट। ओके। तो वी आर एबल टू प्रोवाइड दैट ऑल्सो। तो इन शॉर्ट वी कैन से, आपने अगर हमारे साथ डील किया है तो आपको जस्ट अपना सूट पहन के वहाँ आना है। रेस्ट ऑफ द ऑल रिगार्डिंग स्टॉल
विल टेक केयर। ओके, ये तो आपने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया कि स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी रहती है। बट मुझे ये जानना है कि अगर कहीं पे हमने स्टॉल की डेट फिक्स की है और हमारा स्टॉल नंबर भी आ गया है, तो आपको कितने दिन पहले ये पैकेज लेना आपसे अच्छा रहेगा कि आप अच्छे से अपना काम स्टार्ट कर पाओ? तो उसका कोई टाइम ड्यूरेशन रहता है कि कितने टाइम पहले आपसे अप्रोच करना चाहिए? प्रेफरेबल टाइम ये रहता है कि आप अराउंड 1.5 मंथ बिफोर, अगर बड़ा स्टॉल है ओके, तो शायद 3 महीने पहले आप हमको ये बेसिक लेआउट देते, क्योंकि जितना बड़ा स्टॉल होता है, जैसे मैं आपको बताऊं कि यू माइट नो द क्लाइंट टैक्सपिन, जो पूरे रोड पर ब्रांडिंग लगे हुए हैं एसजी हाईवे से राजकोट तक, तो उनके जो स्टॉल्स रहते हैं वो 350 स्क्वायर मीटर का स्टॉल हमने डिज़ाइन किया था, लास्ट जो किया था उसमें 150 स्क्वायर मीटर मेजरनाइट था। तो उस स्टॉल के अंदर हम लोगों ने अराउंड 4 मंथ पहले उस डिज़ाइनिंग को शुरू किया था, क्योंकि इसमें बहुत डिटेलिंग, तो जितना बड़ा स्टॉल है, जितने प्रोजेक्ट्स का डिटेलिंग ज़रूरी है, उतना पहले हम डिज़ाइन शुरू करते हैं। दूसरा हमारा सिस्टम ये रहता है, क्योंकि ऑन साइट हम लोगों को इसको सेटअप करने के लिए हार्डली 48 to 72 आवर्स मिलते हैं। ओके, तो इसीलिए हम इसको हमारे वर्कशॉप पे प्री फैब करते हैं। मेरे वर्कशॉप सभी मेजर सिटीज़ में है, अहमदाबाद, मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, सब जगह पे। तो वहाँ पर ये प्री फैब होता है ताकि वो ऑन साइट अप्रोप्रिएटली सेटअप हो सके इन टाइम। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमें जितना बड़ा स्टॉल होता है उतना प्री फैब के लिए भी आगे टाइम चाहिए। तो एक स्टैंडर्ड स्टॉल साइज के लिए हमें कम से कम 10 से 15 दिन प्री फैब के लिए चाहिए। तो अगर एक्सपो का ओपनिंग डेट समझिए 15 मई है, तो हमें डिज़ाइनिंग फ्रीज करनी पड़ेगी 30 अप्रैल को। ओके। और दूसरा मुझे ये जानना है कि आप जब भी एक्सपो विजिट करते हैं तो उनका जो लेआउट और इतना मतलब डोमिनेटिंग और लुक में इतना अच्छा होता है, तो लगता है कि इसके पीछे पैसे भी इतने लगाए होंगे। तो मुझे ये जानना है कि अगर किसी को ये डिज़ाइन मतलब आप हर बार नई डिज़ाइन करते हो, लाइक आपका कोई रेगुलर कस्टमर है, लाइक आपने टैक्सपिन की बात की और उनका स्टॉल साइज फिक्स है, तो क्या उनके प्री डिफाइंड मॉड्यूल्स आप पहले से बना के रखते हो कि जो उनको ऑनगोइंगली हर एक एक्सपो में काम आए, या फिर हर बार आपको कुछ नया मतलब उनको नया पैकेज ही बना के देना पड़ता है? तो उसका थोड़ा जानना था, क्योंकि कुछ ना कुछ आइटम ऐसी होती है कि आप रीयूज भी कर सकते हो, तो उसमें क्या है मतलब एक्चुअली? देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये एक तरीके से ऐसा है कि मैं थोड़ा आपको एक एग्जांपल के साथ समझाऊंगा कि जैसे हम इस स्टूडियो में बैठे हैं, तो इस स्टूडियो को डिज़ाइन करने के लिए यू कैन स्पेंड 1 to 2 लाख, और इसी स्टूडियो को आप शायद 20 लाख या 50 लाख में भी डिज़ाइन कर सकते हैं। राइट। तो ये भी सेगमेंट कुछ ऐसा ही है कि आप अपने ऑफिस, अपने कैबिन के लिए जो बजट डिफाइन करते हैं, इसी तरह स्टॉल के लिए भी अकॉर्डिंग टू योर कस्टमर आप जो बजट डिफाइन करेंगे, उस डिफाइन के हिसाब से हम डिज़ाइन कर सकते हैं। दैट इज़ अ वन वे। तो ऐसा नहीं है कि स्टॉल या एक्सपो है तो बहुत एक्सपेंसिव है। जैसे रिसेंटली मैंने एक नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म के अंदर स्टॉल्स किए थे, तो इट वाज अ वेरी स्पेसिफिक क्राउड। वहाँ पर 3,000 से 5,000 का क्राउड ही आने वाला था, तो हमने बहुत ही इकोनॉमिकल रेट्स में वहाँ पे स्टॉल्स बना कर दिए थे। ओके। तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, अकॉर्डिंग टू क्राउड, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, स्टॉल्स कैन बी डिजाइन। दूसरा जो पार्ट आपने पूछा कि अगर मल्टीपल आपको अगर पार्टिसिपेशन करना है, इन दैट केस वी कैन से मल्टीपल पार्टिसिपेशन के अंदर आपको, अगर इट इज़ अ नियर बाय जोन, इट इज़ गोइंग टू बी बेनिफिशियल, क्योंकि कुछ चीज़ें जैसे आपने बताया दे कैन बी रीयूज। Right. If you fix the size of the stall, they can be reused, so that can be beneficial. But again, if it is far, जैसे हमने ये चीज़ मुंबई में बनाई और दूसरा जो स्टॉल है आपका वो चंडीगढ़ में है, ओके। तो ट्रांसपोर्टेशन शायद महंगा हो जाएगा वहाँ सेटअप करने से ज़्यादा। राइट। सो पैरामीटर्स के बेस पर ये रहता है
कि आप कौन से सेगमेंट में जाते हैं। हाँ, लेकिन कुछ चीज़ें हैं, जैसे आपका प्रोडक्ट, आपका जो साइनेज ब्रांडिंग है या आपके प्रोडक्ट डिस्प्ले के लिए हमने कुछ क्रिएशंस किए हैं, तो दैट वी कैन ऑलवेज मैनेज, वो इजीली ट्रैवल हो सकते हैं, कि वो बार बार बनाने भी बहुत महंगे पड़ते हैं, तो वो हम सपोर्ट कर सकते हैं कि वो हमारी जो टीम जाती है उसके साथ वो ट्रैवल हो सकता है, एंड दैट वे कॉस्ट बेनिफिट कैन बी जनरेटेड। ओके। दूसरा मुझे सेफ्टी रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है, ये जो इतने स्टॉल होते हैं वहाँ पे फायर होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। जो अगर इलेक्ट्रिकल एक्सपो है या फिर ऑटोमेशन एक्सपो अगर गिन लो, तो वहाँ पे हैवी मशीन्स वहाँ पे इंस्टॉल की जाते हैं, तो वहाँ पे 3 फेस वायरिंग भी होता है। तो वहाँ पे आपके स्टॉल के ऊपर ऐसे कोई कंप्लायंसेस होता है कि आपको इतने पैरामीटर्स मैच करने पड़ेंगे, गवर्नमेंट अप्रूव्ड या ऐसा कुछ सर्टिफिकेशन लेना होता है, तो उसका थोड़ा डिटेल में बताइए आपकी क्या होता है उसमें? देखिए, सेफ्टी इज़ ऑलवेज अ कंसर्न, तो एक पूरी गाइडलाइन होती है। ओके। जब भी हम एग्जीबिशन करते हैं तो ऑर्गेनाइज़र की तरफ से एक पूरी गाइडलाइन दी जाती है। अगेन वेन्यू की ओर से भी गाइडलाइंस होती हैं। जैसे दिल्ली में ITPO है, बेंगलुरु में VIEC है, तो यहाँ पर वेन्यू की भी गाइडलाइंस होती हैं, ओके। और जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनकी भी गाइडलाइंस होती हैं। तो उन गाइडलाइंस को हमें फॉलो करना ही होता है। इफ़ वी वायोलेट दोज गाइडलाइंस, तो नावाडेज देयर इज़ अ प्रोविज़न ऑफ, हम जब भी काम करते हैं तो हर एक एग्जीबिशन स्टॉल डेवलपर कंपनी से एक डिपॉजिट लिया जाता है स्टॉल के लिए, ओके। एंड दैट डिपॉजिट विल बी फॉरफिट अगर हम वो नहीं फॉलो करेंगे तो ये एक प्रोविज़न है जिसकी वजह से सभी सेफ्टी पैरामीटर्स हर एक कंपनी फॉलो करती है। और इसका बेनिफिट भी ये है कि इससे कुल मिला के सेफ रहता है पूरा एनवायरनमेंट, और चाहे कितनी भी हैवी लोड चीज़ें हो, लेकिन सेफ्टी पैरामीटर्स को हर एक बंदा फॉलो करता है, छोटे से छोटा लेबर हो या बड़े से बड़ा पर्सन हो। तो उसका एक आप कह सकते हैं कि इंडियन एक्सपोज आर सेफ फॉर विजिट, और इंडियन एक्सपोज में ऐसी संभावनाएं बहुत कम होती है। यहाँ तक कि जब हम मेज़ेनाइन स्ट्रक्चर बनाते हैं, एट दैट टाइम आपको स्ट्रक्चरल इंजीनियर का सर्टिफिकेट भी लेना पड़ता है ओके। कि वो सस्टेनेबल है या नहीं। सो ऑल दोज थिंग्स आर देयर, तो सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा जाता है सभी विजिटर्स के लिए भी और सभी एग्जीबिटर्स के लिए। ओके। दूसरा मुझे आपके लिए एक क्वेश्चन ये आया अभी कि आप जहाँ पे जाते हो, लाइक कोई भी एग्जीबिटर है या कोई ऑर्गेनाइजेशन है, तो वहाँ पे आप एज अ रजिस्टर्ड वेंडर पहले से होते हो, या फिर मतलब कोई भी कंपनी आपको कॉल करती है, लाइक चंडीगढ़ से आपको कॉल आया और आपको वहाँ पे एक्सपो करके जाना है, तो आज हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से है और हमें कभी किसी एम्प्लॉय को सर्विसिंग के लिए भेजना है तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स रहते हैं, लाइक वहाँ का स्टाफ सपोर्ट नहीं करता है, वेन्यू वाले लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, तो कभी आपको ये चैलेंजेस आए हैं अपनी इंडस्ट्री में? देखिए, अभी ये पूरी इंडस्ट्री इवॉल्व हो रही है। ओके। अभी भी एग्जीबिशन का जो ये पूरा फील्ड है, ये मतलब इंडिया के अंदर आप कह सकते हैं कि अभी भी बहुत से पॉकेट डेवलप होने बाकी हैं, एंड इट इज स्टिल इन डेवलपिंग फेज। ओके। तो ये जो चीज़ आप कह रहे हैं ना, वो कहीं कहीं अभी डेवलप हो रही है। पहले ऐसा नहीं था कि ओनली एम्पेनर्ड एजेंसी ही काम कर पाएगी, और एम्पेनर्ड एजेंसी कुछ 8-10 एम्पेनर्ड एजेंसी पूरे एक्सपो को कैटर कर सके, उतनी कैपेबिलिटीज़ भी बहुत कम लोगों के पास होगी। तो इसीलिए अभी ऑर्गेनाइजर कुछ ना कुछ कंपनीज को एम्पेनर्ड करते हैं। वी आर ऑल्सो एम्पेनर्ड विथ सम ऑफ द ऑर्गेनाइजर्स, जैसे क्रेडाई के अंदर हम एम्पेनर्ड है, गुजरात गवर्नमेंट की इंडेक्स भी है, उसमें हम एम्पेनर्ड है। ओके। राइट नाउ मैसे के साथ हमारा एम्पेनलमेंट प्रोसेस ऑनगोइंग है। मैसे वर्ल्ड वाइड एक्सपो करता है, तो ये सब प्रोसेस रहती है, और उसका सीधा सीधा बेनिफिट आप कह सकते हैं कि एम्पेनर्ड एजेंसीज को मिलता भी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ओनली एम्पेनर्ड एजेंसीज के साथ ही आप काम कर सकते हो। अगर आप अपने किसी रेगुलर वेंडर के साथ एस्टैब्लिश है, या कोई आपको कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन दे रहा है, तो आप उसके साथ भी काम कर सकते हो। ऐसा अभी कोई ऐसा आप
अबाइड नहीं करते हैं आपको कि आप इन्हीं के साथ कीजिए। एक आध दो एजेंसीज को आप कह सकते हैं कि दे फोर्स देयर क्लाइंट्स, पर कुल मिला के अभी इंडस्ट्री इज ओपन। नो डाउट एम्पेनर्ड एजेंसीज के ऊपर लोगों का ट्रस्ट ज़्यादा होता है, ओके तो उसका बेनिफिट उनको मिलता है। लेकिन अगर आपको लगता है, हमारे भी कई क्लाइंट ऐसे जो जहां हम एम्पेनर्ड नहीं है, वहां पर भी हम लोगों को वो बुलाते हैं एंड वी आर एग्जीक्यूटिंग स्टॉल्स। ओके। दूसरा मुझे ये जानना था कि आप तो इस इंडस्ट्री को ऑलमोस्ट 20 ईयर्स से जानते हो, तो आप मुझे ये बताओ कि 20 साल पहले इस इंडस्ट्री ने शुरुआत कैसे की थी? लाइक एग्जीबिशन कैसे हो रहे थे पहले, और अभी एग्जीबिशन में अभी कैसे ब्रांडिंग एंड इनोवेशन में नया नया अभी देखने को मिल रहा है टेक्नोलॉजी वाइज, मतलब क्या क्या नया क्रिएशन हुआ है? आप क्रिएटिविटी के तौर पे भी बता सकते हो, टेक्नोलॉजी वाइज भी बता सकते हो, उसका थोड़ा डिटेल में बताइए आप। देखिए, एग्जीबिशन इंडस्ट्रीज हम जब जुड़े थे तो उस वक्त ऐसा कह सकते हैं कि एग्जीबिशन इंडस्ट्री बहुत ही नीश इंडस्ट्री थी और मार्केट लीडर्स ही उसमें पार्टिसिपेंट करते थे। मतलब पार्टिसिपेंट्स कौन थे उस वक्त पे? तो माय इनिशियल क्लाइंट वेर L&T, कल्याणी ग्रुप, कैडिला, मित्तल ग्रुप। तो ऐसे ही लोग थे जो रेगुलर एक्सपो में पार्टिसिपेट करते थे। बाकी के लोग शायद उस वक्त सोचते भी नहीं थे। और इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी उस वक्त पे ज़्यादातर चीज़ें फिजिकल डिस्प्ले पे डिपेंडेंट रहती थी। ओके वुडन क्रिएशंस बहुत अच्छे रहते थे। अगर किसी को कुछ दिखाना है तो उसके 3D मॉडल आर्ट और क्राफ्ट से बनाए जाते थे। तो वो सब मेहनत रहती थी काफ़ी हमारी। और धीरे 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 जैसे ये चीज़ें इवॉल्व होने लगी तो टेक्नोलॉजीज उसमें एंटर होने लगी। फिर विजुअल्स, एक वक्त ऐसा आया कि जब हमको टेंडरिंग के लिए बुलाया जाता था तो उसमें लिखा हुआ होता था कि ऑडियो विजुअल बेस आपका प्रेजेंटेशन होना चाहिए। हमारे स्टॉल में आपको ऑडियो विजुअल इफेक्ट्स ज़्यादा डालनी है। उसके बाद टेक्नोलॉजी अभी अपग्रेड हुई तो AR/VR हैज़ ऑल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर, क्योंकि ऑगमेंटेड रियलिटी से बहुत कुछ दिखाया जा सकता है जो कि फिजिकल स्टॉल पे नहीं लाया जा सकता। ओके इवन वर्चुअल रियलिटी के बेस पर भी काफ़ी चीज़ें होती है, जो फैक्ट्री विजिट है, प्रोडक्ट। यहाँ हम एग्जीबिशन में शायद एक ही प्रोडक्ट रख सकते हैं, लेकिन बाकी की प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस वर्चुअल रियलिटी के डिफरेंट गैजेट से दिया जा सकता है। तो वो एक टेक्नोलॉजी एड ऑन हुई। फिर लेटेस्ट में अभी मैं आपको बताऊँ तो होलोग्राम टेक्नोलॉजी, अभी हमने वाइब्रेंट गुजरात में एक स्टॉल एग्जीक्यूट किया था एक एजेंसी के साथ मिलकर। तो उसमें हमने पूरा जो हमारा ग्लोब है उस ग्लोब के ऊपर ही पूरा प्रोजेक्शन लिया था। अच्छा सो होलोग्राम टेक्नोलॉजी भी अभी इसमें इंट्रोड्यूस हो रही है। इसके अलावा पहले के स्टॉल्स में लोगों को अटेंशन क्रिएट करने के लिए ज़्यादा कुछ पैरामीटर्स इन्वॉल्व नहीं होते थे, लेकिन अभी ऐसे बहुत से गिमिक जैसे गेम्स हो गई, फिर सोशल मीडिया बेस्ड एक्टिविटीज़ लोग एंटर करते हैं। ओके तो ये सब चीज़ें अभी, क्योंकि हमें लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट करना है, तो ये सब चीज़ें अभी आज स्टॉल में, हम जब स्टॉल बनाते हैं तो हमें ये सब चीज़ों को इंक्लूड करना रहता है। तो आप कह सकते हैं कि ये पूरी इंडस्ट्री जैसे जैसे मार्केट में नई टेक्नोलॉजी आती गई है, उन सभी टेक्नोलॉजीज को आप किसी भी एक्सपो में जाएंगे तो देख पाएंगे। और दूसरी मज़े की बात यह है कि टेक्नोलॉजी का सबसे ज़्यादा एडवांस वर्जन वो आपको, आप जब एक्सपो में जाएंगे ना तो वहाँ देखने को मिलेगा उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री की टेक्नोलॉजी का। जैसे समझ लीजिए आपको टेक्सटाइल इंडस्ट्री का सबसे एडवांस डेवलपमेंट क्या है वो देखने के लिए जाना है, तो आई शुड सजेस्ट आप इटमे को विजिट कीजिए। ओके ठीक है, फैशन के लिए आप पेरिस के किसी भी अच्छे एक्सपोज को विजिट कीजिए, यू विल कम टू नो व्हाट इज गोइंग टू बी इन फैशन इंडस्ट्री। तो आप जब ऐसे एक्सपो में जाएंगे तो आपको लेटेस्ट डेवलपमेंट पता चलेगा। सेम वे फार्मा में CPHI है, तो इलेक्ट्रामा करके इलेक्ट्रिकल एक्सपोज होता है। तो नंबर ऑफ डिफरेंट सेगमेंट्स में बता सकता हूँ आपको, लेकिन आप जब उसमें एंटर होंगे, उसमें जाएंगे, तो उस पर्टिकुलर फील्ड में जो लेटेस्ट डेवलपमेंट होगा ना, दैट यू कम टू नो
while you are visiting that expo. So in terms of technological advancement, you can say expos are always the most advanced. ओके। दूसरा मुझे ये जानना है कि आपने जैसे टेक्नोलॉजी बताई कि पहले सिर्फ नॉर्मल स्टॉल होते थे, हैंड वुडन एंड क्राफ्टिंग होता था, और आज AR VR से मतलब लोग ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग कर रहे हैं। तो मुझे आपसे ये जानना है कि लाइक आप तो बहुत सारी जगह पे घूमते फिरते रहते हो और बहुत सारे स्टॉल्स भी विजिट करते हो, तो आप मुझे एक एग्जांपल ऐसा कुछ आपके माइंड में है, कोई ऐसी नई टेक्नोलॉजी अभी आने वाली है इंडिया में जो आपने शायद चाइना में देखी हो, चाइना के स्टॉल्स में देखी हो, या बाहर की कोई भी कंट्री में देखी हो, और आपको वो आइडिया एकदम यूनिक लगा हो और आपको लगता है कि आपको ये इम्प्लीमेंट करना चाहिए, तो ऐसा कोई एग्जांपल है आपके माइंड में? देखिए, आई हैव बीन इन यूरोप ट्वाइस, फिर चाइना भी हमारी ऑफिस में से विजिट हुआ है, दुबई भी गया हुआ है मैं। तो दुनिया में बहुत सी टेक्नोलॉजीज़ हैं और ऐसी चीज़ें हैं, पर्टिकुलरली जर्मनी, वो शायद इस पर्टिकुलर सेगमेंट में काफ़ी आगे है। ओके। इवन चाइना भी हम कह सकते हैं कि इन टर्म्स ऑफ फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी दे आर ऑल्सो हैविंग अ बेटर एज देन और पीपल। यहाँ पर अभी भी हम काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी है जो मैन्युअल सिस्टम पे ध्यान रख के कर रहे हैं, जो शायद आने वाले वक्त में वो रिप्लेस हो जाएगा। ओके। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, आज से कुछ साल पहले ऑक्टोनम के जो भी स्टॉल्स हम देख रहे हैं, आप शायद एक्सपोज में जाते होंगे तो रेडीमेड स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, वो स्ट्रक्चर्स पहले यहाँ नहीं थे। ओके। तो सम ऑफ द कंपनीज, जो कुछ हमारे डेकोरेटर्स हैं, उन लोगों ने उसको यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया, दैट वाज फ्रॉम जर्मनी। अभी वहाँ पर उसी की जगह पे एक दूसरी टाइप के पूरे बिम्स आ गए हैं, जो अभी यहाँ सिर्फ डोम बनाने के लिए यूज़ होते हैं, स्टॉल्स में यूज़ नहीं होते हैं। तो उसके बेस पर यहाँ पर स्टॉल्स भी कुछ अलग तरीके से और कम रेट्स में बनाए जा सकते हैं अगर वो टेक्नोलॉजी यहाँ पर इंट्रोड्यूस की जाए। और उसी टेक्नोलॉजी के बेस पर हम लोग भी आने वाले समय में, अभी हमारा R&D चल रहा है, तो हम लोग भी कुछ ऐसे सॉल्यूशंस निकाल रहे हैं कि कस्टमाइज स्टॉल का तो एक ऑप्शन है ही जिसको कस्टमाइज करना है, लेकिन जिन लोगों को एक सिस्टमेटिक और एक बेसिक डिजाइन चाहिए जिनसे उनकी प्रोडक्ट इजीली डिस्प्ले हो सकती है, तो उसके लिए हम लोग बहुत ही अच्छा और इकोनॉमिकल ऑप्शन थोड़े वक्त में क्रिएट करने जा रहे हैं। ओके। दूसरा मुझे आपको ये पूछना था कि जहाँ पे भी जितना भी लाइटिंग होता है और मतलब लाइट से जितना भी ब्रांडिंग और मार्केटिंग करते हैं, LED लगाते हैं, तो एक्सपो में कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि वर्किंग आवर्स में वो चला जाता है, लाइट चला जाता है, या कोई मशीन मतलब ऑपरेट नहीं होता है, तो उस टाइम पे सपोर्ट में मतलब आपसे किसी ने स्टॉल लिया तो आपको कांटेक्ट करना होता है, या फिर मतलब वहाँ के लोकल स्टाफ को आपको बात करनी पड़ती है? लोग, लाइटिंग में दो पैरामीटर्स होते हैं। एक, पूरे स्टॉल का जो सपोर्ट लाइट रहता है वो इंटरनल एस्टेब्लिशमेंट पूरा हमारी टीम का होता है। ओके। ठीक है, लेकिन पावर सप्लाई जो है दैट इज प्रोवाइडेड बाय द ऑर्गेनाइजर्स। तो जब पावर सप्लाई से रिलेटेड अगर कोई इश्यू आता है देन यू आर सपोज टू कनेक्ट टू द ऑर्गेनाइजर्स। लेकिन इंटरनल स्टॉल में अगर कुछ भी फॉल्ट आता है तो हमारे सपोर्ट जो टीम रहती है वो ऑन साइट अवेलेबल रहती है, तो आपको जस्ट कॉल पे इन्फॉर्म करना है, टीम विल विजिट और वो उसको डायग्नाइज करके उसका सोल्यूशन आपको दे देती है। ओके। और इसमें अराउंड टाइम कितना होता है, लाइक आपकी टीम? देखिए, जनरली बड़े एक्सपो रहते हैं तो वी कैन से कि आप कॉल करेंगे तो विद इन 30 मिनट्स दे विल अप्रोच यू, ओके। और स्मॉल एक्सपोज रहते हैं तो विद इन 5 to 10 मिनट्स दे कैन कम टू। ओके, दैट्स ग्रेट। बिकॉज हर बार ये वाला इश्यू ज़्यादा मैंने देखा हुआ है कि कहीं पे भी स्टॉल में जाते हैं तो एक स्टॉल में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है और वो लोग बेचारे डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्योंकि उनकी लाइफ की बहुत बड़ी इवेंट होती है। और दूसरी बात मुझे ये जाननी है आपसे, कन्वर्सेशन से मुझे पता चला कि आप इंटरनेशनल एक्सपो में भी आपकी सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, तो थोड़ा उस सेगमेंट पे बात करते हैं कि किसी को फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल एक्सपो करना है तो उस टाइम पे क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, और दूसरा कि आपका जो एक्सपो रिलेटेड जितना भी सर्विसेज है वो आप कैसे हैंडल करते हो?
लाइक जर्मनी में कोई एक्सपो कर रहा है या यूरोप कंट्री में या दुबई में कर रहा है, तो वहाँ पे आप कैसे सर्विस प्रोवाइड करो? देखिए, इंटरनेशनल एक्सपो में ऐसा है कि हर एक कंट्री के अपने रूल्स रेगुलेशंस हैं। तो पहले तो आप जिस कंट्री में जा रहे हैं और ऑर्गेनाइजर्स ने जो गाइडलाइंस दी है, जैसे हम लोगों को जैसे गाइडलाइन मिलती है स्टोर डेवलपर्स को, ऐसे ही एग्जीबिटर्स को भी गाइडलाइन दी जाती है। तो मेरा सजेशन है कि व्हेन इट इज एन इंटरनेशनल एक्सपो यू शुड गो थ्रू ऑल दोज गाइडलाइंस इन अ डिटेल मैनर। एक पहली चीज़ ये है। दूसरा, एक चैलेंज आपको ये आ सकता है कि आपका जो भी मटेरियल वहाँ पर ले जाना है, क्योंकि एक्सपो रहता है, आपको कुछ ना कुछ अगर आपकी प्रोडक्ट को वहाँ पर भेजना है तो दैट कैन बी अ चैलेंज। तो आपको समझना है कि दुबई है तो फ्री जोन में डालना है या कहाँ पर उसको ले जाना है। आपका एक्सपो मार्ट जो है वो फ्री जोन से अगर वहाँ पर ले जाना है तो आपको पहले से उसका भी फ्रेट काउंट करना होगा, या फिर आप जिस भी पर्सन को इसके लिए अलॉट करते हो तो उनके थ्रू आपको ये क्लैरिफाई करना रहेगा कि आपको यहाँ तक भेजना है। ओके। सेम वे जैसे यूएस है, तो यूएस में ऐसा है कि इन इंडिया आपका मटेरियल छोटा सा भी मटेरियल है, आप वहाँ पर बाहर रखेंगे, शायद किसी भी स्टोर डेवलपर की टीम, मेरी टीम ही आपको अंदर लेने के लिए हेल्पफुल हो जाएगी। लेकिन आप यूएस में चले गए तो वहाँ पर यू हैव टू कंपल्सरी टेक दो सर्विसेज फ्रॉम फ्री मैन्स। तो आप फ्री मैन से वो लेंगे तो ही, और उसका आपको एडिशनल पे करना पड़ेगा। ओके। सो हर एक जगह पे कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं, तो इसीलिए हम ज़्यादातर ये चीज़ें कंसल्ट करते हैं सबके साथ जब भी स्टॉल्स हम फाइनल करते हैं तब। तो हर एक कंट्री का अपना एक सिस्टम होता है, उस सिस्टम के हिसाब से हमें चलना पड़ता है। और एक्सपो को सिलेक्ट करने की बात है तो वो तो आपको डेटा को फॉलो करना पड़ेगा। ओके। कि आप डेटा थोड़ा फॉलो करके चेक कीजिए कि उस कंट्री में आपका मार्केट कितना है और ये एक्सपो जो है वो आपको कितना यूजफुल हो सकता है। ऑन बेसिस ऑफ दोस डेटा यू शुड टेक द डिसीजन टू गो थ्रू। लेकिन कुल मिला के ऐसा है कि एक्सपो एक ऐसी जगह है, जब आप एक्सपो में पार्टिसिपेशन करते हो तो ऑन अ 3 to 4 days आप उस पर्टिकुलर कंट्री में एक बहुत ही अच्छा बेस क्रिएट कर सकते हो। Right. क्योंकि जहाँ पर आप किसी को नहीं जानते हो, जब आप वहाँ स्टॉल लेते हो तो नंबर ऑफ पीपल विल बी इन योर कॉन्टेक्ट स्फीयर, और हो सकता है उसमें से शायद 4-5 आपको बहुत ही अप्रोप्रिएट लीड्स भी मिल जाए या 1-2 क्लाइंट भी मिल जाए। शायद क्वांटिटी ज़्यादा भी हो सकती है बेस्ड ऑन योर प्रोडक्ट एंड योर सर्विसेज, पर ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने वाली एक्सरसाइज तो रहती है। राइट। सो दैट इज ऑलवेज प्रिफर्ड कि इफ़ यू आर टारगेटिंग एनी एक्सपोर्ट मार्केट तो वहाँ जो भी एक्सपो हो रहा है वहाँ आप जाइए। और इसमें मैं एक दूसरा पैरामीटर ऐड करना चाहूँगा, आपकी इंडस्ट्री कौन सी है उसके बेस पर आप थोड़ा अगर सर्च करेंगे तो गवर्नमेंट आपको सब्सिडी भी प्रोवाइड करती है। ओके। जब आप इंटरनेशनल पार्टिसिपेट करते हो तो अप टू 4 लाख रुपीस तक की सब्सिडी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। यू हैव टू कंसल्ट सम सब्सिडी सर्विस प्रोवाइडर, बट दैट कैन बी पॉसिबल। तो ये भी एक बेनिफिट गवर्नमेंट देती है कि आप हमारी प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कीजिए, हमारी सर्विस को एक्सपोर्ट कीजिए, तो दैट बेनिफिट ऑल्सो कैन बी डन। और कुछ ऑर्गेनाइजेशन है लाइक EPC, फिकी, तो अगर आप उनके थ्रू जाते हैं तो दैट ऑल्सो गोइंग टू बी अ हेल्पफुल टू यू, क्योंकि वो बहुत ही कम रेट में आपको अलग अलग कंट्रीज में पार्टिसिपेशन करवाते हैं। ओके। दूसरा मुझे ये जानना है तपन भाई कि लाइक चाइना से कोई कंपनी इंडिया में एक्सपो करने आती है, लोग उनका स्टॉल करते हैं, तो जनरली ऐसा होता है कि हमारे लोकल वेंडर्स से वो स्टॉल डिज़ाइन करवाते हैं, चाइना की कोई एजेंसी यहाँ पे नहीं आती। तो मुझे आपसे ये क्वेश्चन है कि अगर हमारी कोई कंपनी बाहर जाती है तो उनके लिए लोकल वेंडर से काम करवाना अच्छा रहेगा या इंडिया से कोई वेंडर लेके जाए और वहाँ से काम कराए, तो उसमें प्राइस डिफ्रेंशिएट कैसे होगा, मतलब कौन सा ज़्यादा उनको अच्छा रहेगा, वो थोड़ा जानना है। देखिए, सबसे पहली चीज़, जब आप आउट ऑफ इंडिया जाते हैं, पर्टिकुलरली यूरोपियन कंट्रीज में चले जाइए या मतलब USA को छोड़ के बाकी के वर्ल्ड में जहाँ पर भी आप जाएंगे, तो द फर्स्ट इश्यू विल कम टू यू इज द लैंग्वेज। राइट।
क्योंकि वर्ल्ड के हर एक रीजन में ऐसा है कि वहाँ के लोग लोकल लैंग्वेज को ही प्रेफर करते हैं और ज़्यादातर कम्युनिकेशन उनकी लोकल लैंग्वेज में रहता है। जैसे मैं मेरा एक एक्सपीरियंस बताता हूँ आपको। व्हेन आई वाज इन स्पेन, तो स्पेन के अंदर हम लोग जो एक्सपो कर रहे थे उसमें मेरे क्लाइंट ने बहुत क्लियर बताया था कि वी वांट येलो लाइट्स एंड दैट आई वी हैव कन्वेड टू अवर फैब्रिकेटर ओवर देयर। मैं खुद वहीं पर था। तो वो पूरा डिस्कशन जब मैं उससे कर रहा था तो वो सैंपल के लिए मेरे सामने वाइट लाइट लेकर आया। तो मैंने उसको 5 बार बोला येलो लाइट, वो ही वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। देन मैंने ट्रांसलेटर लेके उसको दे आर स्पीकिंग कैटालोनिक, तो कैटालोनिक में मैंने कन्वर्ट किया। तो कैटालोनिक में कन्वर्ट करने के बाद पता चला उसका वर्ड था एमारिलो। तो एमारिलो बोलने के बाद ही गॉट द आइडिया कि हाँ दिस इज येलो लाइट। तो ये कम्युनिकेशन हर एक छोटे से छोटी चीज का, क्योंकि हमें बहुत छोटे से टाइम में, इट इज अ वेरी स्पेसिफिक टाइम लाइन वी हैव व्हेन वी नीड टू एग्जीक्यूट द स्टॉल ऑन साइट। तो हर एक चीज पहले से क्लियर होनी चाहिए। तो वो प्रोसेस के लिए इट इज प्रिफर्ड, क्योंकि यहाँ क्लाइंट हमसे कंफर्टेबल है, पहली चीज। दूसरी चीज, जब आप डायरेक्ट वहां पर जाते हैं तो हमेशा कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है, जबकि हम पहले से वहां बैठे हुए तो वी नो व्हाट इज द कॉस्ट। तो वो इसीलिए भी बेनिफिट रहता है कि कॉस्ट में वहां उनको काफी बेनिफिट होता है। दूसरा एक पैरामीटर जो इंडियन माइंडसेट की वजह से थोड़ा एक ड्रॉबैक भी बोल सकते हैं, हमारे ज़्यादातर क्लाइंट जो है उनको लास्ट में आखिरी मोमेंट पे याद आता है कि यार ये चीज़ भी करनी थी, ये चीज़ भी करनी थी। एंड वाइल इन इंटरनेशनल मार्केट इफ़ यू आर नॉट प्लान्ड, तो समझिए कि आपको आपका पॉकेट पूरा खाली करना पड़ेगा, बिकॉज दे आर चार्जिंग हैवीली वाइल यू आर आस्किंग अ लास्ट मोमेंट सॉल्यूशंस। ओके। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए हमेशा हम ये प्रेफर करते हैं कि आप प्री प्लान चलिए, और इसीलिए हमारे जैसी एजेंसीज को साथ में लेके चलिए ताकि आप बेटर सॉल्यूशंस ले सके, और वहाँ पर जाने के बाद स्टॉल की चिंता करने की जगह आप अपनी विजिट को एंजॉय भी कर सके। राइट। दूसरा तपन भाई, मुझे आपसे ये जानना है कि आपने जैसे डिटेल में बताया कि कैसे कैसे लास्ट मोमेंट्स प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, तो कितना भी आप प्लानिंग कर लो बट लास्ट में शायद कहीं ना कहीं एक्यूरेसी वाइज अगर देखा जाए और जैसा आपने ऑन पेपर जो देखा हुआ है अगर वैसा एग्जीक्यूट नहीं होता है, तो आपने ऐसे कोई लाइफ में चैलेंज फेस किया है कि मतलब आपको प्रॉब्लम्स आई हो कस्टमर एंड से, या मतलब तो ऐसा कोई एग्जांपल आप शेयर करना चाहो? देखिए, ये सही में एक चैलेंजिंग सेगमेंट तो है ही। मैं बहुत इनिशियल फेज का, एक मेरा जस्ट 3rd स्टॉल था एंड वी आर वर्किंग विद कैडिला। उनका एक कैडमैक करके एक यूनिट है, उनके लिए हम स्टॉल कर रहे थे। और वहाँ पर एज इट वाज अ वेरी इनिशियल फेज ऑफ एक्सपो इंडस्ट्री ऑल्सो, तो जो ऑर्गेनाइजर था उसने हमें एक जगह अलॉट की कि इस जगह पे आपको स्टॉल बनाना है। अब इट वाज अ ह्यूज स्टॉल, 250 स्क्वायर मीटर का स्टॉल था। तो हम लोगों ने उसको काम शुरू किया और हमको जो दिया गया था टाइमलाइन, इट वाज जस्ट 36 आवर टू सेट अप एंटायर स्ट्रक्चर। और 250 स्क्वायर मीटर का स्टॉल था और अराउंड 22 फीट जितनी उसकी हाइट थी, और उसमें सीलिंग स्ट्रक्चर भी था। तो हम लोगों को वो पूरा जो सेटअप था वो जल्दी से जल्दी शुरू करना था। वहाँ पर उनकी तरफ से जो इनिशियल लाइट देनी चाहिए उसमें भी काफ़ी इश्यूज थे। और प्रॉब्लम ये हुआ हमारे लिए कि उन्होंने हमको जगह अलॉट कर दी, हमने स्ट्रक्चर का अराउंड 30% पार्ट खड़ा कर दिया। उसके बाद आकर उन्होंने बोला कि यार हमसे थोड़ी गलती हो गई है, आपको इसको शिफ्ट करना पड़ेगा। एंड इट वाज अ वेरी वेरी स्ट्रिक्ट टाइमलाइन। तो हमारे लिए वो एक बहुत बड़ी चैलेंज हो गई कि इसको यहाँ से मूव करो और वापस से ये 22 फीट बड़ा स्ट्रक्चर है उसका सबसे ज़्यादा जो, और हमने बट ऑब्वियस जो चीज़ को पहले करनी जाए जिसमें ज़्यादा काम है उसको पहले कर लिया था। तो वो पूरा निकाल के वापस से हमको करना पड़ा, और मैंने पूरी टीम स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट डबल कर दी। उसके बाद हम लोग वो चीज़, जैसे मॉर्निंग में 10 o'clock ओपनिंग था
and we are able to finish it at 9:15. तो ऐसी चैलेंजेस रहती है, वहाँ मैन पावर का भी बढ़ाना पड़ता है। कभी कभी ये भी रहता है कि लास्ट मोमेंट पे कोई स्ट्रक्चरल इश्यू आ जाता है, तो उसको रिवर्क करना पड़ता है। बट अभी तो काफ़ी डिफाइंड मैनर में सब कुछ होने लगा है, क्योंकि ऑर्गेनाइजर्स को भी एक्सपीरियंस हो चुका है। तो अभी ऐसी सिचुएशंस काफ़ी कम आती है कि सिचुएशन में एकदम से स्ट्रिक्ट है। हाँ, कभी क्लाइंट की ऐसी नीड्स आती है, जैसा पहले भी बात हुई, तो क्लाइंट्स का ऐसा रहता है कि लास्ट मोमेंट पे उनको कोई चीज़ चाहिए, तो वी हैव दैट अप्रोच कि नेवर से नो। जहाँ तक पॉसिबल है वी आर सपोर्ट देम, क्योंकि हम भी जानते हैं कि अल्टीमेटली व्हाट दे आर डूइंग इज़ फॉर देयर ब्रांड। उनको अपनी ब्रांड को प्रमोट करना है, तो उसमें जहाँ तक का सपोर्ट हो सकता है वी आर ऑलवेज रेडी टू प्रोवाइड। ओके, तो मुझे आप अपने एक्सपीरियंस से बताओ कि कहीं ना कहीं मतलब ये जो प्रॉब्लम्स आते हैं, तो कस्टमर को कौन सी चीज़ों के लिए ओपन रहना चाहिए कि अगर इतने प्रॉब्लम्स है तो उनको भी उस मोमेंट पे अपना दिमाग खराब नहीं करना चाहिए और वो चीज़ें एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें ऐसे बहुत बड़ी बड़ी एजेंसी इन्वॉल्व है, टीम वर्क लगता है पूरा, आप किसी एक पर्सन को ब्लेम नहीं कर सकते हो। तो जो फर्स्ट टाइमर एग्जिबिट करने जा रहे हैं, उनको कौन सी चीज़ों के बारे में ध्यान रखना चाहिए कि जो आपने इमेजिन किया है शायद अगर वो ना हो तो भी आप अपना 100% दो, दिमाग थोड़ा शांत रख के, और कैसे उसको मैनेज किया जाए, उसके साइड से आपके लिए क्या इनपुट्स है, कौन सी बातों के लिए उनको ओपन रहना चाहिए? देखिए, इस चीज़ का आंसर मैं ना शायद एक दो एक्सपीरियंस को ही शेयर करके देना चाहूँगा। एक एक्सपो ऐसा था जो हार्डवेयर का एक्सपो था, जिसके अंदर मेरे क्लाइंट ने उनकी प्रोडक्ट थी, उसको फिक्स करना था। अब उनकी प्रोडक्ट फिक्स करना, वो जनरली क्या रहता है कि क्लाइंट का खुद का वो फॉर्टे रहता है, तो उसमें हमारा रोल सिर्फ सपोर्ट का रहता है। तो उनके अंदर उनके जो फिक्सचर्स थे वो थोड़े बहुत अप्रोप्रिएट नहीं लगे। उनका पूरा स्टॉल बहुत बढ़िया था और कुल मिला के शायद एज ए थर्ड पर्सन अगर आप देखें तो वो स्टॉल बहुत ही सुंदर बना था, लेकिन वो एक दो चीज़ को अप्रोप्रिएट नहीं लगने की वजह से उनका मूड ऑफ हो गया। तो उस स्टॉल को वो जितना जस्टिफाई कर सकते थे ना, उसमें उनकी एनर्जी कम हो गई। ओके, अब वो पैरामीटर ऐसा था कि शायद उनके किसी आदमी की गलती होगी, या उस वक्त सपोर्ट में हमारे लड़के रहे होंगे, उनकी गलती होगी, पर वो पूरे स्टॉल का शायद 5% एरिया था, और वो भी ऐसा था कि जो शायद उन्हीं को पता था, उनके अलावा किसी को पता नहीं था। लेकिन ड्यू टू दैट एटीट्यूड ही इज नॉट एबल टू गेट द 95% बेनिफिट। दूसरा एक एक्सपीरियंस मैं शेयर करता हूँ इसी टाइप का, जिसमें मुंबई के अंदर एक स्टॉल था, और उस वक्त पे जो मटेरियल प्रिपेयर होके आने वाला था, क्योंकि वो प्रीफैब स्टॉल था पूरा, वहाँ पर हमें साइट पे कंस्ट्रक्शन नहीं करना था, लेकिन प्रीफैब जो चीज़ें आई थी उनको सेटल करना था, उनको पेंट करना था, उनको फिनिश मोड़ देना था। तो जो चीज़ दोपहर को 1 बजे आने वाली थी, वो रात को 11 बजे आई। ओके, दूसरे दिन सुबह एक्सपो था। तो वो जो क्लाइंट थे, वो क्लाइंट फैब्रिक इंडस्ट्री से थे। तो उन्होंने उस वक्त पे मुझे पूछा कि तपन क्या होगा, आई वॉज देयर ओनली। तो मैंने बोला सर आई एम हियर, जब तक ये सेटअप नहीं होगा मैं यहाँ से हिलूंगा नहीं, जस्ट डोंट वरी। उस वक्त पे वो काफ़ी डिस्टर्ब थे, लेकिन जब मैंने ये बताया कि ये हो जाएगा, आप टेंशन मत कीजिए, और वही चीज़ कंप्लीटली जैसे हम लोगों ने उसको फिनिश किया, सुबह उसको पूरा करके रेडी किया। ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट शायद उसमें कुछ चीज़ें मिसिंग भी थी, जो मुझे पता थी, उन्हें पता थी, लेकिन जब सुबह वो आए अराउंड 9 o'clock, उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रखा और उन्होंने बोला अब कुछ नहीं बोल रहा है तपन, एवरीथिंग इज फैंटास्टिक, ये बहुत ही बढ़िया स्टॉल है एंड हम इससे बहुत ज़्यादा बिजनेस करेंगे। सो आई रियली लाइक दैट अप्रोच कि चीज़ें क्या हुई है उसको छोड़कर कितना प्रेजेंटेबल है उसका बेनिफिट कैसे लेना है, दैट एटीट्यूड, और सही में दैट पॉजिटिव वाइब्स। उस स्टॉल पे शायद सबसे ज़्यादा विजिटर्स थे, क्योंकि मैं उस एक्सपो में घूम ही रहा था। तो ड्यू टू दैट पॉजिटिव वे ऑफ कम्युनिकेशन, उनके जो पॉजिटिव वाइब्स थे,
दैट हैज़ जनरेटेड मोर क्राउड ओवर देयर. तो एक्सपो है, हर एक चीज़ सभी के हाथ में नहीं होती है. कभी हम हमेशा ये कहते हैं कि व्हाट इज द मोस्ट, नॉट मोस्ट बट व्हाट इज द बेटर थिंग. ठीक है, जो बेटर है उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा बेटर देने का ट्राई करते हैं, क्योंकि ये टाइम बीइंग है. इस अवेलेबल टाइम में क्या बेटर दे सकते हैं ना, दैट इज व्हाट वी आर गिविंग. क्योंकि बेस्ट देना, उसके लिए हमेशा यू नीड टाइम, पर हमारे पास टाइम नहीं होता है, तो हम हमेशा बेटर देने का ट्राई करते हैं. ओके तपन भाई, मुझे आपसे ये जानना है कि लाइक 2020 में कोरोना ख़त्म हुआ तो उसके बाद तो ट्रेंड ऐसा हो गया था कि आपको फिजिकली किसी को मिलना ही नहीं है, और ये जो एग्जीबिशंस होते थे वो इटसेल्फ पब्लिक गैदरिंग इवेंट. तो उस टाइम पे मतलब आपने इस चैलेंजेस को कैसे फेस किया? वहाँ पे आपने मतलब बिजनेस में कोई पिवट पॉइंट पे कुछ डाइवर्जन किया कि नहीं किया, और उस टाइम पे आप क्या करते थे? और आपका मतलब इतना बड़ा मार्केट में नाम है तो आपकी कंपनी साइज भी बड़ी होगी, स्टाफ भी होंगे, तो उस मोमेंट पे आपने कैसे ये सब हैंडल किया, वो थोड़ा डिटेल में बताओ आप. ये एक थोड़ा, जिसको कहते हैं कि बहुत ही डिफिकल्ट पीरियड था हमारी इंडस्ट्री के लिए एज वेल एज हमारी कंपनी के लिए. क्योंकि कोरोना में पर्टिकुलरली इवेंट इंडस्ट्री, और हमारी इवेंट इंडस्ट्री तो मास गैदरिंग वाली है, तो 100 से ज़्यादा लोगों को मिलने की परमिशन करीबन 2.5 साल तक नहीं मिली थी. सो अराउंड 2.5 years इट वॉज अ कंप्लीट शटडाउन फॉर एग्जीबिशन इंडस्ट्रीज. ओके. तो इस दरमियान आप कह सकते हैं इस दौरान कि बहुत से अपडेट इंडस्ट्री में आए, और इवन ऐसा कह सकते हैं कि आफ्टर दिस अर्थक्वेक कुछ एक्सपो कैंसलेशन भी हुए. जैसे नए एक्सपो बुक हुए, जैसे वाइब्रेंट गुजरात है, डिफेंस एक्सपो है, वो ऑर्गेनाइज हुए, और फिर ड्यू टू कोविड की इम्पैक्ट की वजह से वो लास्ट मोमेंट पे कैंसिल भी हुए. तो लॉकडाउन के बाद भी ये सिनारियो हुआ कि आफ्टर शॉक्स भी हम लोगों को मिले हैं. सिर्फ ऐसा नहीं है कि आगे इंडस्ट्री बंद रही, लेकिन इंडस्ट्री बंद होने के बाद वापस से ये आफ्टर शॉक्स भी आए. तो उन सब में भी काफ़ी लॉस हुए. लेकिन जैसे कहते हैं ना कि सक्सेस इज अबाउट हैंग ऑन विथ समथिंग. तो आप अगर हैंग ऑन करते हैं, आपकी एथिकल वैल्यूज़ हैं, और आपके जो बिलीव्स है उसके साथ आप स्टिक रहते हैं जब, तो डेफिनेटली आप उसमें से निकल सकते हैं. जैसे एक बहुत ही प्रचलित कहानी है कि एक किसान था. वो किसान कुछ 12 साल तक बारिश नहीं हुई फिर भी हल जोतता रहता था. तो बाकी सब लोग तो वहाँ से माइग्रेट कर गए. तो किसी और ने आकर उससे पूछा कि अरे यार तू ये क्यों कर रहा है? तो कि 12 साल तक अगर मैं किसान हूँ, मैं अगर खेत नहीं जोतूंगा तो मैं खेत जोतना ही भूल जाऊंगा. जब बारिश आएगी तो खेत जोतेगा कौन? सो दैट इज समथिंग व्हाट वी ऑल्सो डू. हम लोग जब फिजिकल एक्सपोज नहीं कर रहे थे, तो हम लोगों ने हमारी कंपनी को कैसे इस फील्ड में आगे स्ट्रेटेजाइज करना है, फिजिकल एक्सपोज के साथ वर्चुअल एक्सपो भी कैसे हो सकता है. ओके. तो उसके ऊपर भी हम लोगों ने काफ़ी काम किया था कि हाउ वी कैन डू अ वर्चुअल एक्सपोज इन टर्म्स ऑफ, जहाँ लोग फिजिकली नहीं मिल सकते हैं तो वर्चुअल एक्सपो के प्लेटफॉर्म्स भी हमने हमारी कंपनी में क्रिएट किए थे, बिकॉज वी हैव एन IT बैकग्राउंड. तो उस वक्त पे हमने ऐसे भी सब प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट किए थे, जिसकी वजह से हम सर्वाइव कर पाए. और सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारी टीम की टीम स्पिरिट, कि हमारे साथ जो लोग जुड़े थे वो इतने टफ टाइम में भी हमारी कंपनी के साथ जुड़े रहे. तो आई एम थैंकफुल टू देम ऑल्सो, क्योंकि जब आप अपनी टीम को एक ओनरशिप देते हैं तो वो हमेशा ऐसे डिफिकल्ट टाइम में काम आती है. राइट. तो दैट इज़ आई शुड से कि हमारी टीम के जो की पर्सन थे उन सब ने ये ओनरशिप ली, और ऐसे डिफिकल्ट टाइम में दे ऑल स्टूड विथ अस. उन लोगों ने कंधे से कंधा मिलाया और हमारे साथ खड़े रहे, शायद हाफ सैलरी में,
शायद कुछ मंथ बिना सैलरी के भी वो हमारे साथ रहे। तो ड्यू टू दैट वी हैव सर्वाइव। और उसके बाद जो कमबैक आया, जैसे कहते हैं कि अकाल के बाद पूर आता ही है, फ्लड आता ही है, तो ऐसा ही कुछ रहा कि पिछले 1-1.5 साल में हमने हर महीने 50 से 60 स्टॉल की एवरेज से स्टॉल बनाए। तो पिछले पर्टिकुलर अगर पिछले फाइनेंशियल ईयर में वी हैव कंस्ट्रक्टेड मोर देन 500 स्टॉल्स। Oh, that's great number. सो दिस इज हाउ वी हैव सर्वाइव्ड। और काफ़ी स्ट्रगल का टाइम रहा, लेकिन ऐसा कह सकते हैं कि हम लोगों ने खेत जोतना नहीं छोड़ा, इसीलिए हम सर्वाइव सही कर कह रहे रहे हैं। हैं। So, तपन भाई मुझे आप ये बताओ कि आपने जैसे आपके जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर के 500 डॉक्यूमेंट्स बताए, तो उसमें से आपके रिपीट कस्टमर कितने थे? और ये जो रिपीट रेशियो है, तो उसके ऊपर से भी मुझे आपको एक क्वेश्चन पूछना है कि जो जितनी भी कंपनीज है जो ऑनगोइंगली पार्टिसिपेशन करती है एक्सपो में, तो उनके लिए क्या ऑनगोइंगली वैल्यू एडिशन रहता है कि जिसके कारण वो अपनी प्रेजेंस हर ईयर दिखाते हैं? मतलब उनको ये एक्सपेंस नहीं लगता बट इन्वेस्टमेंट लगता है, तो ऐसा तो क्या होता है वो आप बताओ। देखिए, रिपीट में ऐसा है कि ड्यू टू अवर सर्विसेज एंड द नो नहीं कहने का अप्रोच, उसकी वजह से मेरे 80 to 85% कस्टमर जो है वो हमारे रिपीट हो रहे हैं। सो वी हैव वेरी गुड रेशियो ऑफ दैट। और कुछ कस्टमर्स तो ऐसे जो 6 साल से 8 साल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि ये रिपीट क्यों हो रहे हैं, उसका रीज़न ये है कि जब आप एक्सपो में जाते हैं, आप वहाँ पर प्रेजेंस देते हैं, तो जैसे आप बार बार जाते हैं और हर बार आप अपने आप को एक बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ज़रूरी ये होता है कि जब आप वहाँ पर बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट होते हैं, कई बार क्या होता है कि एक ही पैटर्न में किसी एक बंदे के साथ काम करते करते आप पैटर्न से जुड़ गए, तो पैटर्न की जगह पे यहाँ पर ये बेनिफिट रहता है कि जब आप नए लोगों को अप्रोच करते हैं, नई एजेंसीज के साथ काम करते हैं, या जो एजेंसी है उनके थ्रू नए नए आइडियाज़ को कल्टीवेट करके उसको स्टॉल्स पे एग्जीक्यूट करते हैं, तब ये चीज़ होती है कि पीपल रिकॉग्नाइज कि भाई ये कंपनी ने ये इनोवेशन किया है, राइट। इसका प्रेजेंटेशन पहले के मुकाबले बेहतर हुआ है। और ये चीज़ है कि एग्जीबिशंस में ज़्यादातर जो विजिटर्स आते हैं उसमें से ज़्यादातर रिपीट विजिटर्स होते हैं, तो वो हर ब्रांड को रिकॉग्नाइज करते हैं, तो वो वैल्यू एडिशन को वो जज करते हैं, और जज करने के बाद वो आपके साथ जुड़ने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इन्फ्लुएंस में आते हैं। और ऐसा हम लोगों ने देखा है, मेरे सामने ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं कि जो कुछ साल पहले वो कंपनी एक शायद ओढ़व के एक छोटे से कैबिन में चल रही थी, और 4 से 5 साल के जोनर में वो कंपनी पूरे इंडिया के अंदर अपने डीलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स बना के अपनी प्रोडक्ट सेल कर रही है। ओके। तो वो समझिए एक 4-5 साल में इंडिया के छोटे से छोटे जोन में वो पहुंच गए। कैसे पहुंचे? तो उन्होंने पूरा फोकस एक्सपो पे ही किया था। एक्सपो के बेस पर ही उन्होंने वहां मार्केट जनरेट किया और वहां सेल्स रिप्रेजेंटेटिव रखे। ओके। तो दैट लीड्स आर देयर। तो एक्सपो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि बहुत ही आसानी से आपको वहां पर नई लीड्स मिल सकती हैं, और रिपीट जाने से वो बेनिफिट ये रहता है कि लोगों का ट्रस्ट आप में बढ़ेगा, तो आपको जो कस्टमर 2 साल से देख रहा है वो तीसरे साल आपके पास आएगा। तो ये वैल्यू एडिशन हमेशा रिपीट पार्टिसिपेशन से रहती है। तो मेरे ख्याल से जैसे पहले भी डिस्कशन हुआ ही है कि आपको एक लॉन्ग स्पान में ही ये सोचना है। आप एक बार जाके अगर सोचेंगे तो इट इज़ नॉट गोइंग टू बी बेनिफिशियल। और ब्रांड वैल्यू बढ़ने का ये भी बेनिफिट रहता है कि जब भी ब्रांड की वैल्यू बढ़ती है तो अल्टीमेटली प्रोडक्ट की वैल्यू पर भी उसका इम्पैक्ट आता है। जब आपकी ब्रांड की डिमांड बढ़ती है, जब आपकी ब्रांड की रिकॉग्नाइजेशन बढ़ती है, तो पीपल आर रेडी टू पे मोर पेनीज टू
द ब्रांड, तो वो भी बेनिफिट आपको रेगुलर पार्टिसिपेशन से मिलता है। ओके, तो दूसरा एक लास्ट क्वेश्चन है, ये है कि लाइक एक्सपो होता है तो हमारे स्टॉल पे एक साथ बहुत सारे विजिटर्स रहते हैं, तो उसके लिए आपके पास कोई टेक्नोलॉजी है कि वहाँ उसमें हम जो भी लोग आते हैं उनको अच्छे से मतलब उनका डेटाबेस कलेक्ट कर पाए और एक्सपो खत्म होने के बाद उनके पास हम फीडबैक ले पाए, तो उसके लिए आप कोई टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करते हो या फिर वो मैन्युअल प्रोसेस ही रहता है, वो कंपनी को अपने हिसाब से ही देखना होता है? ज़्यादातर ये पार्ट कंपनीज ही देखती है, कंपनीज विजिटर बुक्स रखती है। नावाडेज कुछ टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट ऐसे क्रिएट हुए हैं विच वी कैन अकोमोडेट, कि जिसमें डिफाइंड स्कैन कोड्स आते हैं, वो स्कैन कोड को डिफाइन करके कस्टमर्स अपने रिक्वायरमेंट और फीडबैक उसमें डाल सकते हैं। ओके। लेकिन उसके लिए भी आपको क्लाइंट्स को इनिशिएट करना पड़ता है, क्योंकि ये चीज़ अपने आप नहीं होती है, हर एक विजिटर वो नहीं करता है। तो अल्टीमेटली ये पूरा एंगेजमेंट जो क्रिएट करना है क्लाइंट से, उसके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन ये रहता है कि आप वहाँ पर सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ कोई गिमिक डाल दें, सो पीपल विल टेक अ सेल्फी, वो हैशटैग पे डालेंगे तो आपके पास वो इन्फॉर्मेशन आएगी, राइट। या आप उसको किसी न किसी बेनिफिशियल गिफ्टिंग या उसके साथ जुड़े, देन पीपल विल गिव यू दैट पर्टिकुलर सपोर्ट। पर ये कुछ फील्ड में एप्लीकेबल है, कुछ फील्ड में नहीं है, तो उसके हिसाब से हम इसके बारे में सोच सकते हैं। लेकिन कुल मिला के ये जो एग्जिबिटर्स हैं उनके ऊपर ये डिपेंडेंट रहता है। हाँ, ब्रेनस्टॉर्मिंग के दरमियान ऑन बेसिस ऑफ आवर एक्सपीरियंस वी कैन गाइड दैट कि ऐसे ऐसी चीज़ हो सकती है, और उसमें उनको अगर कुछ हमारी तरफ से सपोर्ट चाहिए देन वी आर देयर टू प्रोवाइड। ओके, रमन भाई आपने अपने एक्सपीरियंस से बहुत अच्छे से बताया कि क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए, अगर लास्ट मोमेंट कोई क्राइसिस होता है तो उसको भी कैसे पॉजिटिव अप्रोच से हैंडल करना है, वो भी आपने बहुत अच्छे से समझा। एक लास्ट क्वेश्चन मुझे आपसे ही पूछना है कि जैसे आपने बताया कि जर्मनी एंड चाइना इंडिया से ये एक्सपो इंडस्ट्री में शायद थोड़े आगे है, तो मुझे आप बताओ कि अभी इंडिया का फ्यूचर क्या हो सकता है इस फिजिकल ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग के तौर पे, और आप किसी को फर्स्ट टाइम एक्सपो करना है तो उसके लिए एक बेस्ट एडवाइस क्या दे सकते हो आप? देखिए, इंडिया का मार्केट, जैसे मैंने पहले भी शायद कॉन्वर्सेशन में कहा, इट्स अ डेवलपिंग मार्केट। इंडिया में एग्जीबिशन अभी 3 पैरामीटर्स में हो रहा है। एक एक्सपो हो रहा है वो लोकल मार्केट के लिए हो रहा है, जहाँ पर लोकल एक्सपोज हो रहा है, जो एजुकेशन रिलेटेड एक्सपो है, फिर रियल एस्टेट के एक्सपो है, ज्वेलरी एक्सपो है, ऐसे एक्सपोज, फिर फैशन से रिलेटेड एक्सपोज हैं, जहाँ पर क्राउड भी लोकल है और जो एग्जीबिटर्स हैं वो भी लोकल है, तो वो लोकल लेवल पे बेनिफिट लेते हैं। तो वो इवॉल्व होता जाता है जैसे वो पर्टिकुलर जोन, वो पर्टिकुलर सिटी डेवलप होता है, ऐसे ये डेवलप हो रहे हैं। जैसे पहले ये चीज़ अहमदाबाद में बहुत कम थी, अभी अहमदाबाद में हर महीने लोकल एक्सपो चालू ही रहते हैं, तो ये एक स्कोप है। उसके बाद में आते हैं नेशनल लेवल एक्सपोज, कि जहाँ पर आप इंटरस्टेट लोगों को देखेंगे। जैसे एक एक्सपो हो रहा है तो वहाँ साउथ से भी लोग विजिट करेंगे, नॉर्थ से भी विजिट करेंगे, ईस्ट से भी आएंगे, वेस्ट से भी आएंगे, सेंट्रल जोन में से भी आएंगे, तो पूरे इंडिया का क्राउड है वो वहाँ पर आएगा, वो पार्टिसिपेट करेगा। तीसरा रहता है इंटरनेशनल एक्सपोज, जहाँ पर क्राउड भी इंटरनेशनल रहता है, पार्टिसिपेंट्स भी इंटरनेशनल रहते हैं, मतलब फॉरेन से क्लाइंट्स इसमें पार्ट लेने आते हैं और क्राउड भी पूरा इंटरनेशनल वहाँ पर बुलाया जाता है। सो ये 3 जोन में अभी इंडिया डेवलप हो रहा है, और तीनों जोन में इट इज़ ग्रोइंग ऑन रैपिड ग्रोथ। तो मैं ये कहूँगा कि इन पर्टिकुलर एग्जीबिशन, in terms of market, this exhibition industry is still have to develop a lot, क्योंकि अभी इंडिया में कुल मिला के ऐसे 6 से 7 पॉकेट है, उसमें से ही सिर्फ 4 पॉकेट शायद ऐसे हैं कि जो अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बाकी की सभी जगह पे अभी बहुत स्कोप है। और ऐसे अनडिफाइंड जोन्स है जहाँ पर एक्सपो की बहुत पोटेंशियल पड़ी हुई है, लेकिन वहाँ के लोगों को अभी वो ध्यान में ही नहीं आया। जैसे नॉर्थ ईस्ट, अभी आसाम में ऐसे कोई बड़े एक्सपो नहीं हो रहे हैं, लेकिन नॉर्थ ईस्ट इज अ वेरी गुड मार्केट, तो वहाँ पर भी लोगों की बाइंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है। अगर कोई प्रोडक्ट सेलिंग करता होगा तो उसको ध्यान में होगा।
तो दैट इज द जोन विच कैन डेवलप लेटर ऑन, वो शायद डेवलप होगा थोड़े वक्त के बाद। जैसे अभी आप समझिए कि हैदराबाद, तो हैदराबाद आज से 3-4 साल पहले बहुत कम एक्सपोज वहाँ होते थे। अभी वहाँ एक बहुत ही अच्छा एग्जीबिशन सेंटर बन चुका है एंड हैदराबाद इज डूइंग वेरी वेल। पहले ऐसा था कि साउथ में बेंगलोर और चेन्नई दो ही ऐसे जोन थे जहाँ पर अच्छे एक्सपोज होते थे, बट नाउ हैदराबाद इज इमर्जिंग एज ए वेरी गुड ऑप्शन इन साउथ। ओके, तो ऐसे अलग अलग पॉकेट, कोलकाता भी अभी एक्सपोज कोलकाता में भी जितने हो सकते हैं उससे कम हो रहे हैं, तो वहाँ पर भी स्कोप है कि बहुत सी इंडस्ट्रीज के लिए वहाँ पर स्कोप है। तो ऐसे इंडिया में आई कैन से अभी इस पर्टिकुलर फील्ड के लिए बहुत स्कोप है और बहुत से लोग इसमें जुड़ सकते हैं, और फ्यूचर इज रियली वेरी गुड फॉर दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री। दूसरा, आपने कहा कि फर्स्ट टाइम जो एग्जीबिटर्स हैं, तो मैं ऐसा कहूँगा कि आप थोड़ा कैलकुलेशन कीजिए और उसके बाद आप पार्टिसिपेट कीजिए, और अपने एंड पर जितने हो सकता है उतने लोगों को भी एक्सपो में आप इनवाइट कीजिए और पूरे दिल से एक्सपो में पार्टिसिपेट कीजिए। एक्सपो में पार्टिसिपेट करने से बेनिफिट ही होगा, ब्रांड तो बनने ही वाली है, साथ में आपको वहाँ पर नए लोग मिलेंगे। देखिए, एक सर्वे शायद ऐसा कहता है, यू माइट हैव हर्ड द 80-20 कंसेप्ट, कि ऑलवेज देयर इज अ 20% अननोन जोन। ठीक है, तो आप जो अननोन जोन है ना, उसको वहां पर एक्सप्लोर कर सकते हैं। वहां आपको नए लोग मिलेंगे, वहां पर नई टेक्नोलॉजी जानने को मिलेगी, वहां पर नए लोग मिलेंगे, नई सिस्टम्स मिलेगी। तो उन सभी चीज़ों के साथ आप जब आप नॉलेज शेयरिंग करते हैं, जब आपकी ब्रांड उस प्लेटफॉर्म पे प्रमोट होती है, तो वो डेफिनेटली बेनिफिशियल होता है। उसको सेल्स पॉइंट ऑफ व्यू से मत लीजिएगा। जब आप पहली बार जाते हैं तो ये समझ के जाइए कि आप वहाँ पर सिर्फ सेलिंग के लिए नहीं जा रहे हैं, बल्कि आप वहाँ पर एक ब्रांड के एस्टेब्लिशमेंट के लिए जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको अपनी ब्रांड को स्टेप बाय स्टेप एस्टेब्लिश करना है। और हमेशा एक लॉन्ग रन को सोच के जाइए कि आप 3 साल 5 साल तक रेगुलर एक्सपो में पार्टिसिपेट करेंगे, तो उसका जो बेनिफिट है वो आपको आने वाले वक्त में बहुत बड़ा मिलेगा। ओके, थैंक यू सो मच तपन, आपने बहुत ही अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया इस इंडस्ट्री को। शायद हमारे व्यूअर्स को जानने को मिलेगा कि क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए अगर फर्स्ट टाइम जा रहे हो तो, और अगर किसी को इंटरनेशनल एक्सपो में पार्टिसिपेट करना है तो उनके भी बहुत सारे डाउट्स क्लियर होंगे। तो थैंक यू सो मच तपन आने के लिए। थैंक यू, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपके साथ मिलके और ये नॉलेज शेयरिंग करके, और ऑल द बेस्ट फॉर योर दिस पर्टिकुलर पॉडकास्ट की आपकी सीरीज है उसके लिए, एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। You're welcome.